है। आइए हम लोग इस पर अब प्रश्न देख लें। पहला प्रश्न है, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या वह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा यह थी कि वह साइकिल चलाना नहीं सीख सकता है। दुनिया में दो काम वह नहीं सीख सकता है, साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना। तो उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि दुनिया का सारा काम वह कर सकता है, लेकिन साइकिल चलाना वो नहीं सीख सकता है। तो ये उसकी धारणा थी। लेकिन ये क्या धारणा सही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अगर बचपन में ही वह प्रयास करते, बच्चे से ही वह साइकिल चलाना सीखते, या पहले ही साइकिल चलाने का अभ्यास करते और यह दृढ़ विश्वास कर लेते कि नहीं साइकिल चला सकते हैं, तो वो सीख सकते थे। उनकी जो धारणा है वो बिल्कुल गलत थी। साइकिल चलाना कोई असंभव कार्य नहीं है। उनकी जो धारणा थी बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उनका पुत्र भी उनके सामने साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। तो ये साइकिल नहीं चलाने वाली जो धारणा थी वो लेखक की गलत धारणा थी, और उनको ये धारणा मन में नहीं रखनी चाहिए थी। साइकिल चलाना सीखनी चाहिए थी। दूसरा है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? तो लेखक ने साइकिल सीखने के लिए पहले तो मिस्त्री से साइकिल मंगवाई, फटे पुराने कपड़ों से अपने लिए कपड़ा बनवाया, जंबक के डिब्बे खरीदे और एक उस्ताद ठीक किया। तो इस तरह से इन तैयारियों के बलबूते वह साइकिल चलाना सीखने का प्रयास किए। तीसरा है कि लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई? यह गद्यांश के अंतिम पंक्तियों से संबंधित प्रश्न है। जब पत्नी पूछी कि क्या हाल है, कहती थी ना कि तुम साइकिल मत सीखो, नहीं तुम चला सकते हो, तो सोचा कि लेखक कि हम बहाना बना दें कि तिवारी जी के कारण ऐसा हुआ है। तो बोले कि अरे ये सब तिवारी जी की शरारत है, वो हमको गिरा दिए। तब श्रीमती जी बोली कि नहीं नहीं नहीं, जिस तांगे से तुम टकराए हो, जिस तांगे के नीचे तुम आ गए हो, उस तांगा पर मैं अपने बच्चों के साथ सवार थे। तो इस तरह से लेखक की पोल उनकी पत्नी खोल देती है। अगला है, किसने किससे कहा? तो कितने दिन में सिखा देगा? तो किसने कहा? कितने दिन में सिखा देगा, ये किसने कहा? तो यह लेखक ने कहा। किससे कहा? तिवारी जी से कहा। दूसरा है, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, यह किसने कहा? तो यह उस्ताद ने कहा और लेखक से कहा। अगला है, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके, यह किसने कहा? यह लेखक की श्रीमती जी ने कहा, लेखक से कहा। अगला है, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे, यह किसने कहा? यह लेखक ने कहा। और किससे कहा? तो उस्ताद से कहा। भागते हुए बाजार में गए थे और यही बताए थे, याद है ना? हाँ। अगला है, पाठ से आगे, बिल्ली के रास्ता कटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आया। क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपना विचार लिखिए। पहला दिन जब साइकिल सीखने के लिए निकला तो उसका रास्ता बिल्ली काट दी और सामने में एक बच्चा छींक दिया। तो यह दोनों घटना को देखकर लेखक को गुस्सा आ गया। तो क्या लेखक को गुस्सा आना उचित था? तो विचार करना है। विचार में यही है कि लेखक को गुस्सा करना उचित नहीं है, क्योंकि बिल्ली द्वारा रास्ता काटना या बच्चे का छींकना, इसको कुछ लोग अपशकुन मानते हैं, लेकिन यह अपशकुन नहीं है। यह केवल मन की भ्रांति है, विचारों का दोष है। इसलिए लेखक का गुस्सा करना उचित नहीं है। उसे इन बिल्ली पर या लड़के पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सत्य नहीं है। अगला है, किसी काम को संपन्न करने में
आपको किससे किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है, किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। किसी काम को आपको करना है तो आपको ऐसा लगता है कि इस काम में मुझे कोई मदद कर देता, तो एक उदाहरण आप ऐसा बताइएगा, लिख कर लाइएगा। जब आपको आवश्यकता थी मदद की तो आपने किससे मदद लिया, किसने आपकी मदद किया, इसका एक उदाहरण आप याद करिएगा और जरूर लिखकर कक्षा में लाइएगा। ये आपका गृह कार्य का प्रश्न हो गया। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैदान में डटे रहना। तो मैदान में डटे रहने का अर्थ होता है किसी काम में लगे रहना, जुटे रहना। अगर उस काम में नुकसान हो रहा है, असफलता हो रही है, लेकिन उस काम को बार बार करना, मतलब अपने काम में लगे रहना, ये अर्थ है। तो इसके से वाक्य बनाना है। इसका वाक्य बन सकता है इस तरह से कि रीना मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने के बाद भी वह मैदान परीक्षा की तैयारी हेतु मैदान में डटी रही। तो इस तरह से इसका बना सकते हैं। फिर है अगला, मैदान मार लेना। मैदान मार लेना का मतलब होता है जीत जाना, सफल हो जाना, विजयी हो जाना। जैसे इसका हो सकता है कि रीता मैट्रिक की परीक्षा में मैदान मार ली, मतलब वो विजयी हो गई, पास हो गई। तो इस तरह से इसका वाक्य हो सकता है। अगला है हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना। तो इसका वाक्य क्या हो सकता है कि तांगे सामने तांगा आते हुए देखकर लेखक के हाथ पांव फूल गए, मतलब घबरा गया। तो यह वाक्य हो सकता है। दांत पीसना। दांत पीसना का मतलब अत्यधिक गुस्सा होना, अत्यधिक क्रोधित होना। तो इसका क्या वाक्य बनाएंगे? यही वाक्य बनाएंगे कि बिल्ली का रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक दांत पीस कर रह गया। इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। अगला है उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए। दो वाक्य अलग अलग है, उसको एक वाक्य में बदलना है। जैसे एक उदाहरण देकर बताया हुआ है, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाया, हमारी तरफ देखा। अलग अलग वाक्य है। पहला वाक्य है श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाया, दूसरा वाक्य है हमारी तरफ देखा। तो इसको मिलाकर एक ही वाक्य बनाना है। तो इसका ऐसे बन सकता है, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा। तो ये हो गया। तो उसी तरह से प्रश्न दिया हुआ है, दो वाक्य हैं। उसी समय मशीन मंगवाया, पहला वाक्य है, और दूसरा है उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। तो इसको मिलाकर एक ही वाक्य में बनाना है। तो उसको ऐसे बना सकते हैं कि उसी समय मशीन मंगवाकर कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इस तरह से मिला करके बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, दोनों अलग अलग ही वाक्य है। उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, और दूसरा वाक्य है चले गए। तो इसको मिलाकर बना सकते हैं, उस्ताद हमें तसल्ली देकर चले गए। उस्ताद हमें तसल्ली देकर चले गए। अगला प्रश्न है, साइकिल का हैंडल पकड़ा, पहला वाक्य है, और दूसरा वाक्य है चलने लगे। तो दोनों को मिलाकर बना सकते हैं कि साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। इस तरह से दो वाक्यों को एक वाक्य में बदला जा सकता है। अगला है गतिविधि। पहली गतिविधि है कि साइकिल के अलग अलग हिस्सों पार्ट पुर्जे के नाम लिखिए। साइकिल के कौन कौन से कल पुर्जे होते हैं, तो क्या क्या होता है? हैंडल, घंटी, ब्रेक, पैडल, पहिया, रिंग, टायर, चेन, फ्रेम, ये सब होता है ना। तो आप इसे अपने नोटबुक पर लिखकर लाएंगे। ये आपका गृह कार्य का प्रश्न हुआ कि साइकिल के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखिए।
दूसरी गतिविधि है हड़बड़ में गड़बड़ पर कोई किस्सा अपनी कक्षा में सुनाइए। जैसे आपने देखा ना कि लेखक पहले दिन जब साइकिल चलाने के लिए सीखने के लिए जाने लगे तो हड़बड़ में वह अपना कपड़ा जो था उल्टा पहन लिए, तो गड़बड़ हो गया। तो इसी तरह से कुछ कहानी आप पढ़े होंगे या कुछ घटना देखे होंगे या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हड़बड़ में आप कुछ गड़बड़ कर दी। तो अगर कोई ऐसी घटना होगी, ऐसी कोई कहानी होगी तो आप याद करके और जरूर लाएंगे और हम कक्षा में सुनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों, ये साइकिल की सवारी एक व्यंग्य था और आपने उसे पढ़ा, सुना, आपने साहित्य की एक विधा से परिचय प्राप्त किया, वो है व्यंग का। तो इस तरह से आप भी व्यंग समझिए और कुछ ऐसी बात हो तो व्यंग के आधार पर भी आप कहने का अभ्यास करिए, क्योंकि व्यंग जो है बहुत अच्छी शैली है, साहित्य की शैली है। इसमें हिंदी से जुड़े हुए कई साहित्यकार और रचनाकार ने अपने व्यंग के धार के तेज धार के बदौलत स्थापित हुए हैं। जैसे कबीरदास पहले व्यंग के कवि माने जाते हैं। उन्होंने कहा है ना कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पाहर, है ना, ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। फिर है, तो इस तरह से कई उनके दोहे हैं जो व्यंग को दिखाते हैं, व्यंग उसमें है। इसी तरह से हरिशंकर परसाई जो है हिंदी साहित्य में एक बहुत अच्छे व्यंगकार माने जाते हैं। श्रीलाल शुक्ल का नाम आता है। तो कई ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने व्यंग विधा को समृद्ध किया है और व्यंग को साहित्य में एक नई ऊंचाई पर स्थापित किया है। तो व्यंग एक शैली है, आप इस शैली से परिचित हुए हैं तो आप भी व्यंग के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। तो ये उम्मीद है यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अभी आप घर पर हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप घर पर ही सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, बिना मतलब के बाहर नहीं घूमेंगे। अगर कहीं बाहर जाना भी है तो मास्क लगा कर जाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। बाहर से आकर घर में मुंह, हाथ, पैर, फेस को साबुन और पानी से साफ करिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, घर में स्वच्छता का वातावरण रखिए, घर साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें आप मदद करिए। पौष्टिक भोजन लीजिए, बच्चों से और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलजुल कर रहिए और अपना पढ़ाई लिखाई भी करिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।